हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बता रही थी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, तो वही एक है एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का सभी क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनटीपीसी में, यानी 12th और ग्रेजुएशन लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर्स आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा किस किस क्वेश्चन का आंसर्स आपको पता है। और हाँ, अभी बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम्स चल रहा है, तो मैं इसके पहले मैं वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम्स था और इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी इसमें। तो एग्ज़ाम कैसा था, तो एग्ज़ाम का जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है यानी सीबीटी क्वेश्चंस जो थे बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम्स में, सभी क्वेश्चंस अच्छे थे। कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, सभी मतलब इजी नहीं बोल सकते हैं, इजी से थोड़ा मतलब ज़्यादा यानी मॉडरेट बोल सकते हैं जिसको, तो मॉडरेट क्वेश्चंस थे और बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस नहीं थे, या फिर यूँ कहें कि इजी क्वेश्चंस ही था। इजी क्वेश्चंस को यानी क्वेश्चंस को घुमा के पूछे जा रहे थे। अगर आपको जिसका आंसर्स भी पता होगा तो उस क्वेश्चंस को घुमाकर पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग अगर एग्ज़ाम्स देने जाएं, जो भी जिनका एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ के बनाइएगा तो आपका क्वेश्चंस बन पाएगा। और भी क्वेश्चंस थे, तो मेल मर्ज से क्वेश्चंस जो हैं, मेल मर्ज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी मेल मर्ज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट मेल मर्ज से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। और एक एमएस एक्सेल से क्वेश्चंस भी थे जो कि ज़्यादा क्वेश्चंस थे, एमएस एक्सेल्स थे, एमएस एक्सेल के। और शॉर्टकट की भी पूछे जा रहे हैं, शॉर्टकट की 4 से 5 पूछे जा रहे हैं। और कोई हार्ड यानी कि जैसे कोई हार्ड शॉर्टकट की जो होता है वैसा कुछ नहीं है, सभी बेसिक हैं। कोई शॉर्टकट की एमएस एक्सेल के हैं, एमएस एक्सेल के मेल मर्ज, ये सबसे शॉर्टकट की पूछे जा रहे हैं। और एक पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बट ये सब जो पावर पॉइंट है इन सब चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट उतना क्वेश्चंस नहीं जितना कि मेल मर्ज जो एक्सेल से पूछे जा रहे हैं। और एक है एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, एमएस वर्ड से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, 3-4 क्वेश्चन या फिर यूँ कहें 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एमएस वर्ड से। और आपका एक और है इंटरनेट से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इंटरनेट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरनेट से भी अच्छा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस। और एक है विंडोज से भी आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए ये सब चैप्टर्स को आप लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़िएगा, इंटरनेट, विंडोज, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, मेल मर्ज, ये सब इन सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, एक बेसिक जो बोल सकते हैं, जैसे जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ये सबसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट उतना नहीं, 1-2 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस के अलावा टाइपिंग भी हुआ था, हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग। तो मैं इंग्लिश और हिंदी का टाइपिंग कैसा था, किस लेवल का टाइपिंग पूछा जा रहा था, ये मैं आपको कल वाला वीडियो में बताऊंगी। अब मैं बताने जा रही हूँ एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, ये गलती से हो गया टाइप। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी अहमदाबाद एएसएम परीक्षा में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर्स क्या होगा, तो इसका आंसर्स हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। तो इसमें व्याख्या क्या है, तो इसमें दिया गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का अवशोषण करना है, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है। राइजोबियम जो है जीवाणु किसकी अनुपस्थिति में कार्य करता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है। और हीमोग्लोबिन जो है पौधों में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में भी कार्य करता है। हीमोग्लोबिन पौधों में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है, कौन, तो हीमोग्लोबिन कार्य करता है। क्वेश्चन में ट्रू में है
तो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी त्रिवेंद्रम यानी असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2004 में ही ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका ऑप्शन है हार्मोन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जैविक उत्प्रेरक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैविक उत्प्रेरक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका व्याख्या है कि किण्वन एक जैविक उत्प्रेरक है जो कि किण्वन की क्रिया कवक तथा जीवाणुओं द्वारा संपन्न की जाती है। किण्वन जो है, यहाँ किण्वक लिखा हुआ है लेकिन होगा किण्वन जो है ये इसकी क्रिया कवक और जीवाणु के द्वारा संपन्न की जाती है। किण्वन की क्रिया जो है मीठे पदार्थों के घोल में होती है। आगे है क्वेश्चन, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? तो पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? ये 2004 और 2007 एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एएसएम में पूछा है, एएसएम, टीए, सीए और जीजी, आरआरबी चेन्नई या सिकंदराबाद का क्वेश्चन है ये। तो इसमें है ऑप्शन रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। तो पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ए, रेनिन का। ये पनीर बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं? रेनिन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट हो जाएगा। इसमें व्याख्या है कि पनीर बनाने में रेनिन जैविक किण्वन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए किस खमीर यानी ईस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानी ईस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये जो है आरआरबी रांची 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है ब्रेड को कठोर बनाने के लिए, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, ब्रेड की आहार मूल्यता बढ़ाने के लिए, ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए हम ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानी ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? बी, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका व्याख्या में क्या है? तो व्याख्या में है कि ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। डबल रोटी बनाने में, जो डबल रोटी बनाते हैं उसमें बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख ईस्ट है सेकेरोमाइसीज सेरीबेसी। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख ईस्ट कौन सा है? सेकेरोमाइसीज सेरीबेसी। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है आरआरबी इलाहाबाद 2006 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बीजी तिलक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। यानी स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भारतीय ने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें व्याख्या दिया हुआ है, यूँ तो स्वराज को जन्मसिद्ध अधिकार कहकर इसकी प्राप्ति हेतु स्वर बुलंद करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। यानी बाल गंगाधर तिलक को जाता है। क्या स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। किंतु कांग्रेस के मंच से 1906 में कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। इसकी पहली बार मांग भारत के वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी ने की थी। यानी इसकी मांग किसने की थी? तो नेता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी के द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2012 में आरआरबी भोपाल का क्वेश्चन है ये है। इसका ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री ने, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में सर्वप्रथम स्वाधीनता सेनानी के द्वारा किया गया था। किस स्वाधीनता सेनानी के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है कि स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी के द्वारा किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी पूछा है कि स्वराज शब्द का प्रयोग ही किया गया था, यानी स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, मतलब किसने किया था? 19वीं शताब्दी के अंत में। यहाँ पर बोल दिया है कि 19वीं शताब्दी के अंत में। तो क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है व्याख्या में कि तिलक मानते थे अच्छी विदेशी सरकार की अपेक्षा हीन स्वदेशी सरकार श्रेष्ठ है। ये किसने, कौन जो थे मानते थे कि अच्छी विदेशी सरकार की अपेक्षा हीन स्वदेशी सरकार श्रेष्ठ है? तो तिलक। इसका प्रमुख नारा क्या था? इनका प्रमुख नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था ये।
अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी रांची 2007 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है अली बंधु, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अली बंधु, यानी खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, अली बंधु थे। इसमें तुर्की की प्रथम विश्व युद्ध में ये पराजय के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। इसके आहत होकर मुस्लिम जनता ने वर्ष 1919 में अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु कौन थे, मोहम्मद अली थे और शौकत अली थे, उन्हीं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया गया। कब किया गया था, तो 1919 ईस्वी में किया गया था। आगे प्रश्न है कि अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इलाहाबाद, आरआरबी इलाहाबाद का क्वेश्चन है और दूसरा है गोरखपुर का। इसका ऑप्शन है भाई परमानंद, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में था कि अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर सावरकर के द्वारा किया गया। अभिनव भारत से इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किस महिला को कहा जाता है, यानी किस महिला को कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आरआरबी महेंद्रू घाट 2007 का क्वेश्चन सही है। ऑप्शन है मैडम भिक्काजी कामा, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, महारानी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैडम भिक्काजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो इसका व्याख्या है कि मैडम भिक्काजी कामा श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी, यानी मैडम भिक्काजी कामा कौन थी, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी। वर्ष 1902 में इन्होंने भारत छोड़ दिया और यूरोप के विभिन्न देशों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करती रही। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, तो मैडम भिक्काजी कामा को कहा जाता है। अगला प्रश्न में है राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, सिंह स्तंभ, ये कहाँ से लिया गया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2007 महेंद्र घाट के है। ऑप्शन है सारनाथ से, सांची से, भरतपुर से, जूनागढ़ से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारनाथ से, यानी राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ जो लिया गया है सारनाथ से लिया गया है। इसका व्याख्या है कि राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। इस स्तंभ पर 4 सिंह शीर्ष हैं। इसका निर्माण किसने कराया था, सम्राट अशोक ने कराया था। इस पे कितना सिर है, यानी 4 सिंह शीर्ष पे हैं। और क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है, यानी रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन थे। ऑप्शन है मल्लिकार्जुन मंसूर, कृष्णराव शंकर पंडित, विष्णु दिगंबर पलुस्कर और ओंकार नाथ ठाकुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये जो थे रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार थे। हाँ, रघुपति राघव राजा राम जो प्रसिद्ध गान है ये किसके दौरान गाया गया था, तो दांडी मार्च के दौरान गाया गया था। और इसका व्याख्या है कि दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम। दांडी मार्च कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि गांधी जी को बहुत अच्छा लगता था। गांधी जी के अनुसार यह गीत जो है उन्हें प्रेरणा प्रदान करता है। कौन सा गीत जो है गांधी जी को प्रेरणा प्रदान करता है, तो रघुपति राघव राजा राम। इस गीत को संगीत में विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने बद्ध किया था। इस संगीत में कौन किया था, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किया था। अब है अगला प्रश्न, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया था। सारे जहां से अच्छा जो गीत है इसे किसने संगीतबद्ध, यानी संगीत में किसने किया था। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है जम्मू कश्मीर आरआरबी स्टेनोग्राफर 2012 का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, पंडित रविशंकर, चित्तलगढ़ रामचंद्र। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो सारे जहाँ से अच्छा को संगीतबद्ध किसने किया था, तो पंडित रविशंकर ने किया था। या किसके द्वारा गाया गया है, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा गाया गया है। ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसका व्याख्या है कि सारे जहाँ से अच्छा गीत को प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने वर्ष 1905 में लिखा था और वर्ष 1950 के दशक में सितार वादक पंडित रविशंकर ने इसे संगीतबद्ध किया था। कब किया था, 1905 में इसे लिखा गया था। किसके द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ये प्रसिद्ध क्या थे, शायर थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। ऑप्शन ए है जस्टिस आंदोलन उत्तरी भारत,
कायस्थ आंदोलन कर्नाटक, लिंगायत आंदोलन दक्षिण भारत, नामसूत्र आंदोलन बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नामसूत्र आंदोलन बंगाल। ये जो है करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नामसूत्र आंदोलन बंगाल हो जाएगा। इसमें व्याख्या है कि बंगाल के पूर्वी जिलों में एक अछूत यानी नामसूत्र जाति थी। उसने द्वारका नाथ मंडल के नेतृत्व में 1872 से 73 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया। इसका नामसूत्र आंदोलन कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, नामसूत्र आंदोलन कहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई सुमेलित नहीं है, यानी जो है ऑप्शन डी के अलावा कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था कहाँ हुआ। ऑप्शन है कलकत्ता में, बम्बई में, दिल्ली में, लाहौर में। तो ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कहाँ, लाहौर में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसमें व्याख्या है कि वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें सविनय अवज्ञा के प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य भी पारित हुआ था। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आरआरबी भोपाल मुख्य परीक्षा 2012 का है ये। इसका आंसर्स भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका है ऑप्शन लद्दाख तथा पीर पंचाल, बी में है मध्य हिमालय तथा शिवालिक, धौलाधर तथा पीर पंचाल, और है रंजोती तथा नाग टिब्बा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है कि धौलाधर तथा पीर पंचाल, धौलाधर तथा पीर पंचाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह कौन सा है, धौलाधर तथा पीर पंचाल। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसमें व्याख्या है कि कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर तथा पीर पंचाल पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। आगे क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है। ऑप्शन है इसमें अरावली, हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एएसएम का क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय। कौन सी पर्वत श्रेणी जो है हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार पर का काम करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय। हिमालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है व्याख्या में हिमालय पर्वत श्रेणी भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, जो उत्तरी सीमाओं की रक्षा करने में सहायक है। अगला प्रश्न है कि पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है। केटू के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है एवरेस्ट, नंगा पर्वत, गॉडविन ऑस्टिन, नंदा देवी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2006 और 5 दोनों लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एएसएम का है और टीसी का। इसका व्याख्या है कि काराकोरम श्रेणी में स्थित केटू जो कि कितना ऊंचा है, 8611 मीटर ऊंची, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। भारत का क्या है, सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2004 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका ऑप्शन है अरिस्टोटल, कोपरनिकस, केपलर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर कि पृथ्वी गोल है। तो किसने कहा था, तो इसमें व्याख्या दिया हुआ है कि पाइथागोरस ने सर्वप्रथम कहा कि पृथ्वी क्या है, गोल है। तो पाइथागोरस ने कहा था। अगला प्रश्न है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है, तो ऑप्शन है 12,700 किलोमीटर, 12,000 यानी 750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर, 12,600 किलोमीटर। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, कोलकाता का क्वेश्चन है, कोलकाता में आरआरबी कोलकाता का क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12,750 किलोमीटर होगा। यानी कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है, तो 12,750 किलोमीटर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें व्याख्या है दिया गया है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर होता है 12,756 किलोमीटर होता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर नहीं दिया गया है 12,756 किलोमीटर। तो जो लेकिन विकल्प बी में जो है 12,750 किलोमीटर दिया हुआ है, जो कि इसी के आसपास है, 756 किलोमीटर के आसपास है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 12,750 लगभग भी क्या है, सही है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 20 में है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो होता है उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2002 में या 2005 में, आगे भी क्वेश्चन ये रिपीट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन चंडीगढ़ टीसी और चेन्नई टीसी के क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 44 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 44 किलोमीटर। यानी पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, 44 किलोमीटर कम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें व्याख्या दिया हुआ है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास है 12,712 किलोमीटर है। इनका अंतर 44 किलोमीटर का है। यानी जिस विषुवतीय व्यास कितना होता है 12,756 और ध्रुवीय व्यास होता है 12,712, तो कितना कम है, तो 44 किलोमीटर कम है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 44 किलोमीटर इसका करेक्ट हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के भी हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और अगर 20 क्वेश्चंस में जिस क्वेश्चन का आंसर्स आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। जो क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स में, यानी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए। तो सभी क्वेश्चंस को ज़रूर से देखिएगा, एंड तक ज़रूर से देखिएगा क्वेश्चंस को। और अगर जो भी क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता हो तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर कुछ डाउट हो तो वो भी बताइएगा। जो भी क्वेश्चंस में जो भी कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर से बताइएगा। एंड बाय, थैंक यू।